नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं। पुराना जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता था, CRPC 1973, उसकी जगह अब आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023। हमारे पास इस पर एक काफ़ी विस्तृत लेक्चर स्क्रिप्ट भी है जिसका टाइटल है BNSS बनाम CRPC, न्याय का नया अध्याय। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि इन दोनों कानूनों में मुख्य अंतर क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि भाई इतने सालों से जो कानून चल रहा था उसे बदलने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, जो पुराना CRPC था वो दरअसल 1973 का था, लेकिन उसकी जड़ें तो और भी पुरानी, अंग्रेजों के जमाने की थी। 1861 का एक्ट था वो। तब कानून का मकसद शायद व्यवस्था बनाए रखना ज्यादा था, न कि सिर्फ न्याय देना। हाँ, मतलब कंट्रोल वाला एंगल ज्यादा था। एग्जैक्टली। और यहीं पर BNSS की सोच थोड़ी अलग है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आम नागरिक के लिए सोचे, प्रक्रियाएं तेज हों और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो। मूल मंत्र एक तरह से है न्याय पर जोर, सिर्फ सजा पर नहीं। तो हाँ, औपनिवेशिक विरासत हटाना, न्याय में तेजी लाना, डिजिटल युग के साथ चलना, पीड़ितों के अधिकारों को देखना, ये सब बड़े कारण थे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ नाम नहीं बदला है, अंदर भी काफी कुछ है। मैंने देखा CRPC में करीब 484 धाराएं थी और अब BNSS में 531 हैं। ये जो संख्या बढ़ी है, इसका क्या मतलब समझे? देखिए, संख्या बढ़ना सिर्फ ये नहीं दिखाता कि कानून और पेचीदा हो गया है, बल्कि इसमें कई नई चीजें जोड़ी गई हैं, पुरानी चीजों को ज्यादा स्पष्ट किया गया है। कोशिश ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़े, पीड़ितों को मदद मिले, भाषा भी थोड़ी सरल हो। मतलब फोकस अब कंट्रोल से हटकर नागरिक सुविधा और न्याय की तरफ ज्यादा है। चलिए कुछ बड़े बदलावों पर बात करते हैं जो सुनने में आ रहे हैं। एक है ये 0 FIR और EFIR वाली बात धारा 173 में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में फर्क क्या है? हाँ, ये वाकई एक बड़ा और जरूरी बदलाव है। मान लीजिए कोई महिला है, आगरा से दिल्ली जा रही है, रास्ते में समझ लीजिए मथुरा के पास उसके साथ कोई घटना हो जाती है। पुराने सिस्टम में क्या था, उसे शायद मथुरा पुलिस के पास ही जाना पड़ता है FIR के लिए। अब 0 FIR का मतलब है कि वो दिल्ली पहुंचकर या वापस आगरा जाकर किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। अच्छा। हाँ, वो पुलिस स्टेशन उस FIR को दर्ज करके फिर संबंधित थाने, यानी इस केस में मथुरा, को भेज देगा। इससे रिपोर्टिंग बहुत आसान हो जाती है, क्षेत्राधिकार वाली जो शुरुआती दिक्कतें थी वो कम होती हैं। और EFIR? और EFIR छोटे अपराधों के लिए है जिनमें सजा 3 साल से कम है। उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। कमाल है। मतलब थाने के चक्कर कम और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं रुका है ना, ये समन वाली बात भी है। पहले समन तामील कराना एक बहुत बड़ा काम होता था, समय लगता था, लोग मिलते नहीं थे, बहाने बनते थे। अब क्या है कि WhatsApp, ईमेल, SMS, इनके जरिए भेजा गया समन भी कानूनी तौर पर मान्य होगा और उसका एक डिजिटल प्रूफ भी रहेगा। तो इससे देरी भी कम होगी और जो टालमटोल होती थी उसकी गुंजाइश भी कम हो जाएगी। प्रक्रिया ज्यादा कुशल बनेगी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये मान लेना ठीक है कि हर किसी के पास, खासकर छोटे शहरों या गांवों में, ईमेल या WhatsApp होगा ही? कोई छूट तो नहीं जाएगा इस वजह से? नहीं, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। ये एक चुनौती रहेगी जमीनी स्तर पर। टेक्नोलॉजी लाते समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डिजिटल डिवाइड की वजह से कोई न्याय से वंचित ना रह जाए। पर हाँ, ये कदम अदालती प्रक्रिया को आज के जमाने के हिसाब से ढालने की दिशा में एक अहम कदम जरूर है। ठीक है। एक और बड़ा बदलाव जो सुनने में आया है वो है गंभीर मामलों में अनिवार्य फोरेंसिक जांच, धारा 176(3), जैसे हत्या या ऐसे अपराध जिनमें उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। इसका क्या असर होगा? इसका असर ये होगा कि पुलिस की निर्भरता सिर्फ चश्मेदीद गवाहों या कबूलनामों पर कम होगी। ऐसे गंभीर मामलों में फोरेंसिक सबूत जुटाना, जैसे DNA, फिंगरप्रिंट्स या दूसरी वैज्ञानिक जांच, ये अब अनिवार्य होगा। इससे केस मजबूत बनेगा, जांच ज्यादा वैज्ञानिक होगी और उम्मीद है कि गलत सजा की आशंका भी कम होगी। लेकिन इसके लिए तो हमारी फोरेंसिक लैब्स को भी बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। वो तैयार हैं इतने लोड के लिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। कानून बनाना एक बात है, उसको लागू करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे ज्यादा और बेहतर लैब्स, प्रशिक्षित लोग, वो तैयार करना दूसरी बात। ये अपने आप में एक चुनौती है। सही कहा। अच्छा, जांच की बात चल रही है
तो चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा भी तय की गई है शायद, धारा 193(3) में। पहले तो ये मामला बहुत खिंच जाता था। हाँ, ये भी एक अहम बदलाव है। पहले जांच कई बार बहुत लंबी चलती थी। 60 या 90 दिन में चार्जशीट नहीं आई तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिल जाती थी। अब 90 दिन की एक सख्त समय सीमा तय की गई है। बहुत खास हालात में अदालत इसे और 90 दिन बढ़ा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो उम्मीद है कि इससे जांच में तेजी आएगी और मामलों का निपटारा जल्दी होगा। और एक आखिरी चीज, वीडियो ट्रायल, धारा 532। कोरोना के टाइम पे तो ये काफी हुआ था, अब इसे परमानेंट कर दिया गया है। बिल्कुल। अब रिमांड की सुनवाई हो, जमानत की अर्जी हो, गवाही हो, बहस हो, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता है। इससे दूर दराज के लोगों के लिए या जो लोग जेल में बंद है, उनके लिए पेशी आसान होगी। अदालतों का समय और पैसा भी बचेगा। ये दिखाता है कि तकनीक को अब न्याय व्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो नया कानून है BNSS, इसका खाका तो ज्यादा आधुनिक, तकनीक आधारित और शायद पीड़ित केंद्रित नजर आ रहा है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो BNSS का इरादा यही लगता है कि न्याय प्रक्रिया को ज्यादा सुलभ बनाया जाए, तेज बनाया जाए और प्रभावी बनाया जाए। उम्मीद यही है कि FIR दर्ज कराने से लेकर फैसले तक का जो सफर है, वो आम नागरिक के लिए थोड़ा आसान और कम थकाने वाला हो। हाँ, ये सारे बदलाव कम से कम कागज पर तो क्रांतिकारी लगते हैं। ये न्याय व्यवस्था को ज्यादा कारगर और मानवीय बनाने का वादा करते हैं। पर एक बड़ा सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है कि इन अच्छे इरादों को हकीकत में बदलने के लिए जो ढांचागत और शायद उससे भी ज्यादा मानसिक बदलाव जमीनी स्तर पर चाहिए, क्या हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? कानून बदलना एक बात है, पर उसे सही भावना से लागू कर पाना, वही असली चुनौती